बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क। आज के इस इंतखाबी जलसे में तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवार जनाब अकील चौधरी साहब, वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार जनाब जमालुद्दीन साहब, वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब सुनील यादव जी, तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला संत कबीर नगर के जनरल सेक्रेटरी जनाब वसीम साहब, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब इरशाद आलम साहब, जिले के जनरल सेक्रेटरी जनाब मजहर साहब, स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर जनाब अकीकुल्ला साहब, यूथ के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के जनाब शोएब आजम साहब, जनाब महमूद साहब और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के तशरीफ लाए हमारे जनाब गंगाराम राजभर साहब, और यहाँ पर तशरीफ फरमा मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तमाम जिम्मेदार साथियों, ये एक इंतखाबी जलसा है और किसी भी जमहूरी मुल्क में 5 साल में एक मर्तबा आवाम को मौका मिलता है कि वो अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुने, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे नगर पंचायत या जिला पंचायत या ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत। हमारे मुल्क में 5 साल में एक मर्तबा आवाम को यह मौका मिलता है। जब हमारे देश में संविधान नहीं था और आज भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां पर रानी के पेट से राजा पैदा होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर संविधान आने के बाद रानी के पेट से राजा नहीं बल्कि मेहतरानी के पेट से भी राजा पैदा हो सकता है। चूंकि जमहूरियत में मुल्क की जो मालिक है, जो राजा है, वो अवाम होती है और अवाम जिसको चाहती है उसे तख्त पे बैठाती है और अवाम जिसको चाहती है उसे तख्त पर लेटा देती है। ये अवाम के हाथ में फैसला है। यकीनन मैं आपके दरमियान में अपने कैंडिडेट जनाब अकील चौधरी साहब और जनाब जमालुद्दीन साहब, जनाब सुनील यादव साहब के हक में वोट करने के लिए आया हूं, कि आप अपील करने आया हूं कि आप उनको वोट करिएगा। 15 तारीख को है ना, आने वाली 15 तारीख को इनको वोट करना क्यों जरूरी है? बहुत सारी पार्टियां आपके दरमियान में है, समाजवादी पार्टी के लोग भी हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे पूर्व विधायक जी मेहदावल, वो भी आ गए बेचारे मैदान में अपनी अहलिया को लेकर के। विधायक भी वही बनेंगे, प्रधान भी वही बनेंगे, महाप्रधान भी वही बनेंगे और सरकार बनेगी तो मिनिस्टर भी वही बनेंगे। यानी कोई दूसरा सियासत करने के लिए अगर आए तो पहले विधायक जी से पूछ करके आए। जबकि अकील चौधरी ने बताया कि मेरी पहले बात हो चुकी थी और विधायक जी ने बताया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जाओ तुम इलेक्शन लड़ो, और एकाएक बीच में कूद गए। मैं कह कि आपका फैसला है कि आने वाली 15 तारीख को आप अपनी मोहब्बतों से किसको नवाजेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी हो
या बीजेपी 1 साल 2 साल 3 साल नहीं 74 साल से इन्हीं नाम नहाज सेकुलर पार्टियों को आप आजमाते आए हैं। हमको लोग कहते हैं कि हम बीजेपी की भी टीम है। मैं सवाल उन लोगों से भी करूंगा कि हम बीजेपी की बी टीम है। आइए आमने सामने बैठ करके डिबेट कर लेंगे और अगर आप ये साबित कर दोगे कि हम बीजेपी की बी टीम है तो मैं वादा करता हूं कि मैं सियासत से दूर हो जाऊंगा। इल्जाम लगाने के लिए हर जमाने में हर दौर में लोगों ने इल्जाम लगाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जिब्रील वही लेकर के आते थे, दूसरे कबीले के लोग कहते थे अरे ये तो शायर है, रात में लिखता है, सुबह को सुनाता है। अरे अगर वही आनी थी तो किसी बड़े कबीले पे क्यों नहीं आई, किसी बड़े घराने पर क्यों नहीं आई, किसी बड़े सरदार पर क्यों नहीं आई। तो ये तारीख है, दुनिया के अंदर के लोगों पर इल्जामात लगते रहे हैं। लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप कभी इल्जाम को साबित नहीं कर पाओगे। जबकि ये सच्चाई है कि अभी सुनील यादव जी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव की भतीजी धर्मेंद्र यादव जो बदायूं के पूर्व सांसद, उनकी सगी बहन जिसको वार्ड नंबर 18 से इटावा जिले में उनको टिकट बीजेपी ने दिया है। आप खबरों में भी उस चीज को देख रहे हैं। तो यकीनन ये बात साबित है कि बीजेपी की बी टीम हम नहीं है, बल्कि बीजेपी की बी टीम वो लोग हैं जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। और ये बीजेपी की बी टीम कहने वाला आज तक मैंने नहीं सुना कि वो हमारा कोई हिंदू भाई है। बीजेपी की बी टीम हमें कहने वाला हमारा कोई दलित भाई नहीं है, न बैकवर्ड क्लास से है। वो हमारा कलमा पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हमारा भाई है। और वो हमें बीजेपी की बी टीम क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे भाई की वो दुकान जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से खोल रखा है और जो अपने आका के इशारे पर हमारे इलाकों में आकर के अकलियतों के ऑटो का सौदागर बन करके हमारे मासूम लोगों के ऑटो का सौदा करता है, उसकी दुकान बंद हो रही है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको बड़ी पोस्ट नहीं मिल रही है और उसे ये कहा गया है कि तुम जाओ, तुम्हारे लोगों को बहका करके हमारे पाले में लेकर के आओ, तब जाकर के तुम्हें इस चीज का इनाम दिया जाएगा। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे घरों में दामाद आते हैं, हम दामाद की इज्जत करते हैं, उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट अलग से कमरा दिया जाता है। अगर कहीं बस अड्डे पर उतर रहे हैं तो साला बेचारा भाग करके जाता है, उनको लेकर के आता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमारे दूल्हा भाई हमारे घरों पर रहते हैं, इज्जत मिलती, सम्मान मिलता, उनकी पसंद के अच्छे से अच्छे खाने खिलाए जाते हैं। और जब वो वापस आने लगते हैं, सास मां बेचारी कहती है कि बाबू अगर कोई कमी रह गई हो इज्जत में तो माफ करना। और जाते जाते सास और ससुर दोनों लोग उनकी पॉकेट में 1000 और 500 रुपए भी डाल देते। होता है कि नहीं भाई? होता है, बताइए आप। दामाद की इज्जत हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत है, चाहे वो दामाद किसी लायक ना हो, लेकिन उसको इज्जत बहुत मिलती है। लेकिन जिस घर में दामाद को इज्जत मिलती यानी अपनी ससुराल में, उस ससुराल में जब अचल और चल संपत्ति का बंटवारा होता है, उस दामाद को कभी हिस्सा नहीं मिलता,
समाजवादी बहुजन समाज कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमें दामाद तो बनाया, रमजान के महीने में रोजा हमने रखा, लेकिन हमने अजान होने पर खजूर इनके मुंह में डाली, हमने इनको इज्जत दिया, ये हमको इज्जत दिए दामाद की तरह। लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आई तो इन्होंने अपनी नाकारा औलाद को हिस्सा दिया, कभी दामाद को हिस्सा नहीं दिया। अब आपको तमाम को ये फैसला करना है 15 तारीख को कि आप 3 दिन की इज्जत चाहते हैं या इस मुल्क के अंदर बावकार बाइज्जत कौम बन करके जिंदगी को गुजर और बसर करना चाहते थे। ये फैसला आपका है। मैं आपको बताता चलूं, 1947 15 अगस्त को हमारा वतन अजीज आजाद हुआ। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। दिसंबर 1947 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रेपायाम क्लब में मुसलमानों का एक कन्वेंशन बुलाया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद कर रहे थे और हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि मुसलमानों, तुम अपनी कोई सियासी पार्टी मत बनाना। इस मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं, एक मुस्लिम लीग, दूसरी कांग्रेस पार्टी है। मुसलमानों ने अपने बड़ों की बातों पर लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा मुस्लिम लीग के कायदीन तुम्हारे कायद नहीं है, हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है, हमने लब्बैक कहा। हमारे बड़ों ने कहा कांग्रेस पार्टी के लीडर तुम्हारे कायद हैं, हमने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस पार्टी के झंडों को अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया और 60 साल तक इस मुल्क की जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है यानी वजारत उज़्मा पर कांग्रेस पार्टी को बैठने का मौका दिया। हमने नेहरू को अपना कायद माना, हमने राजीव को अपना लीडर माना, हमने इंदिरा को अपना कायद माना, हमने सोनिया गांधी को अपना लीडर माना। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद अगर सरकारी नौकरियों में आप आंकड़ा देखेंगे तो मुसलमान 34% हुआ करता था, लेकिन आज महज 74 सालों के बाद इस मुल्क के अंदर अगर आज हम और आप सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है, सवाल यह है कि उसका जिम्मेदार कौन है। इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद हिंदू मुसलमानों के दरमियान में दंगे करवाए गए। मैं कभी ये नहीं कहता कि दंगे हुए, बल्कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि दंगे करवाए जाते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे करवाए गए और खास करके उन इलाकों में दंगे करवाए गए जहां मुसलमानों की समाजी, सियासी और माशी हालात बेहतर थे। खास करके वो इलाका, चाहे वो मुरादाबाद हो जहां पर ब्रास का, पीतल का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था, चाहे अलीगढ़ हो जहां पर ताले का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था, चाहे भागलपुर, हाजीपुरा, मलियाना का इलाका हो जहां मुसलमान माशी दौर से मजबूत था। उन इलाकों में दंगे करवा करके मुसलमानों की मईशत को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। मुस्लिम इलाकों में स्कूल नहीं खोले गए, मुस्लिम इलाकों में डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। हमारे इलाकों में स्कूल खोलने की बात आती है तो पुलिस स्टेशन खोले जाते हैं। हमारे इलाकों में हॉस्पिटल खोलने की बात आती है तो करीब में शराब की दुकान खोली जाती है। हमारे इलाकों में डेवलपमेंट करने की बात आती है तो शराब के जुए खाने खोल दिए जाते हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, ऐसा लोग सोचते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे हालात को, हमारी माशी हालात को इस कदर तबाह बर्बाद कर दिया गया कि मुसलमान जब हमारे बच्चों
का वक्त होता है तालीम हासिल करने का, उनके हाथ में कलम होनी चाहिए। वक्त की हुकूमतों ने हमें मजबूर कर दिया कि हमारे हाथों में कलम नहीं है, बल्कि होठों में पोछा मारने के लिए हुकूमत ने हमें साथी पकड़ा दिया। आज उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान में आप चले जाओ, अगर कोई दिल्ली दरबार में बैठ करके खाना खाओ या होटल ताज में बैठ करके खाना खाओ, वहां पर आपको पोछा मारने वाला अगर कोई मिलेगा, उससे आप पूछिए बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तो वो कहेगा मेरा नाम अहमद। कहां घर है बेटा तुम्हारा? मेरा घर बहराइच, मेरा घर गोडा है, मेरा घर संत कबीर नगर है, मेरा घर बस्ती है, मेरा घर गोरखपुर है। सवाल यह है कि 74 सालों तक हमने तो अपनी पार्टी को वोट नहीं डाला, हमने तो उन तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारे बच्चे भी तालीम याफ्ता होते, IAS IPS या पुलिस अधिकारी बनते या सरकारी दफ्तरों में जाकर के वो एक ग्रेड की नौकरी करते? लेकिन आज कहां है आप? आज जाइए आपके करीब के जो थाने हैं, कितना है आपका बेटा, कितना मुसलमान है जिसके बदन पर ये खाकी वर्दी? क्यों नहीं है? क्या हमारा सीना चौड़ा नहीं है? क्या हम भाग नहीं सकते? क्या हम तालीम हासिल नहीं कर सकते? लेकिन एक मंसूबाबंद साजिश के तहत हमारे साथ ये काम किया गया कि हम सरकारी नौकरियों में आज जहां 34% हुआ करते थे, आज 1% भी नहीं। ये एक साजिश के तहत हमारे साथ। आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां आज हमारा 4 यादव का बेटा नहीं है, आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां हमारा 4 दलित का भाई नहीं है, आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां हमारा बैकवर्ड क्लास नहीं है, आज कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पर हमारा ठाकुर ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई नहीं है तो वो आप नहीं है, किसी थाने में किसी सरकारी दफ्तर में आप नहीं। क्यों नहीं है? ये सवाल अगर हम करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं हम बीजेपी के एजेंट हैं। अरे हमने तो बीजेपी को कभी वोट नहीं डाला, हमने तो आजादी के बाद से सेकुलर पार्टियों को अपनी पार्टी समझा, हमने इन्हें वोट दिया, नोट दिया, सपोर्ट किया, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। अगर आज हम सवाल करते हैं कि आतंकवाद के झूठे मुकदमों में, जेल की सलाखों में सबसे ज्यादा हम क्यों? सरकारी आंकड़े के हिसाब से 14% हम हैं उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के अंदर, और वही सरकारी आंकड़ा कहता है कि हम जेल की सलाखों में 35% है। क्यों? अगर ये सवाल हम करते हैं तो हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम सवाल नहीं कर सकते। सुन लो, समाजवादी, बहुजन समाज कांग्रेस, बीजेपी के नाम नहाद मुस्लिम चपरासियों, हम ये सवाल करते रहेंगे और तुम हम पर इल्जाम लगाते रहो हम मोटी चमड़ी के लोग हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग कभी खामोश नहीं होंगे, हमेशा तुमसे सवाल करते रहेंगे। हम सवाल यहां भी करेंगे, विधानसभा में जाएंगे वहां भी करेंगे। हम वो नहीं है जो मुजफ्फरनगर की बच्चियों की अस्मतें लूट रही थी, इज्जतें लूट रही थी, मां के सामने बेटी को की इज्जत लूटी गई, बेटी के सामने मां की इज्जत लूटी गई। और तुम 45 MLA समाजवादी पार्टी के, 18 BSP के, तुम इसी विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर गूंगे बहरे बने बैठे रहे, तुम्हारी जबानें सूख गई थी। अगर तुम ये सोचते हो कि मजलिस के लोग, MIM के लोग खामोश बैठे रहेंगे, तो तुम कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि हम खामोश रहेंगे। तुम हम पर इल्जाम लगाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बताइए मुझे, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ आजादी के बाद, सबसे ज्यादा मुस्लिम MLA उत्तर प्रदेश की विधानसभा में था 2012 और 17 के बीच। 60 MLA थे मुसलमान, लेकिन सब खामोश थे, कोई नहीं बोला। बहरकैफ मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे साथ जो जुल्म की दास्तान है
नई नहीं है। समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस या बीजेपी की हुकूमत हो, मजलूम या जुल्म का शिकार अगर कभी कोई रहा है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो। क्या ये बात गलत है? हकीम तारिक खालिद मुजाहिद को पकड़ा गया, खालिद मुजाहिद को मार दिया गया बाराबंकी जाते वक्त रास्ते में, पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया। 42 लोगों के ऊपर जाकर के हम लोगों ने मुकदमा करवाया, किसी एक को जेल नहीं हुई। अभी चंद दिनों पहले की बात है, आजमगढ़ से जियाउद्दीन नाम के एक शख्स को उठाया अंबेडकर नगर की एसओजी की टीम ने और ले जाकर के अंबेडकर नगर में इतना मारा कि वो मर गए। पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। सब खामोश, कोई नहीं बोल रहा है। ना समाजवादी के लोग अपने मुंह खोल रहे हैं, ना बहुजन समाज के लोग, ना कांग्रेस के लोग, ना बीजेपी में बैठे भी वो मुसलमान अपना मुंह खोल रहे हैं, जो कहते हैं कि मोदी जी ने तो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी के लोगों सबका साथ सबका विकास, और क्या हमारा विनाश यही मकसद है आपका? मेरे भाई, कोई नहीं गया अम्बेडकर नगर। मुझे मालूम हुआ कि जियाउद्दीन नाम के एक शख्स के साथ पुलिस ने ऐसा किया। मैं भाग करके गया अम्बेडकर नगर और कोतवाली अम्बेडकर नगर में जाकर के 500 लोगों को लेकर के बैठ गया और मैंने कहा कि जब तक अपहरण और हत्या का मुकदमा उस एसओजी की पूरी टीम के ऊपर नहीं होता, मैं यहां से उठ करके नहीं जाऊंगा, न मैं उस डेड बॉडी को रिसीव करूंगा। 302, 364 यानी अपहरण और हत्या का मुकदमा एसओजी की पूरी टीम के ऊपर एमआईएम ने करवाया है। मैंने जाकर के करवाया, तब जाकर के डेड बॉडी लेकर के हम उनके घर गए। रात को 2:30 बजे मिट्टी देकर के वापस आए। समाजवादी पार्टी के लोग 3 दिन के बाद उनके घर पर पहुंचे। अखिलेश यादव ने फोन किया, हम इंसाफ दिलवाएंगे जियाउद्दीन को। अखिलेश यादव, मुझे मालूम है ये तुम्हारी जबानी जमा खर्च बातें हैं। अरे तुम्हारे दौरे हुकूमत में खालिद मुजाहिद को भी पुलिस कस्टडी में मारा गया था, आज तक उनसे इंसाफ नहीं मिला। और आप इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं कि अब जियाउद्दीन को इंसाफ दिलाएंगे। नहीं मेरे भाई, आप अगर इस उम्मीद में हैं कि हम लोगों के दरवाजों पे जाकर के इंसाफ की भीख मांगेंगे, तो ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था। आज भी हिंदू भाई उम्मीदें आपसे वाबस्ता है। मुझे याद है, आज से 20 साल पहले अगर किसी इलाके में पंचायतें नहीं टूटती थी तो कहा जाता था कि जाओ फला गांव से मियां साहब को बुला लाओ, वही सही ईमानदारी का फैसला करेंगे। क्या ये बात गलत? आज भी उनको आप पर भरोसा है। अगर भरोसा ना होता तो आप इन मस्जिदों के बाहर अपने बच्चों को लेकर के दुआ कराने के लिए नहीं खड़े होते। लेकिन ये भरोसा आपने तोड़ा है, ये भरोसा आपने तोड़ा, अपने आप को कमजोर करके। जिस कौम को इस दुनिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसाफ कायम करने के लिए भेजा था, जिस कौम को इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्मरान बना करके भेजा था, आज वो कौम इंसाफ देने की बात तो दूर है, इंसाफ मांगने के लिए कभी समाजवादी की चौखट पर, कभी बहुजन समाज की चौखट पर, कभी कांग्रेस सत्ता की बीजेपी की चौखट पर जा रहे हैं। क्यों मेरे भाई? आज वो मजलूम, आज बैकवर्ड क्लास के साथ नाइंसाफियां हो रही है। इनका बजट कम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर बहुत सारे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। बीजेपी में भी है, बीजेपी दावा करती है कि बैकवर्ड क्लास हमारे साथ, लेकिन एक भी हिंदू बैकवर्ड क्लास का जो बजट कम किया गया कोई नहीं बोला।
एक शख्स बोला, उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है, और खड़ा होकर के उसने सवाल किया योगी हुकूमत से कि अगर 52% बैकवर्ड क्लास हिंदुओं ने तुमको वोट डाला है तो क्या ये उसका यही जिला है कि उनके बजट में आप कटौती करते चले जा रहे हैं, यही आप उनको इनाम दे रहे हैं? मेरे भाई, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया गया, हिंदू मुसलमानों को दूर किया गया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति पे काम किया था, ठीक उसी तरीके से बीजेपी हमारे दरमियान में फूट डाल करके आज हुकूमत कर रहे हैं। और बार बार कहते, अभी एक योगी जी ने एक नया कानून बनाया, लव जिहाद। अपनी बच्चियों की शादी मुसलमानों के घरों में करते हैं। मेरे भाइयों, शहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका दामाद है? जाकर बीजेपी वालों से पूछिएगा, ये बीजेपी वालों के दामाद। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी भतीजी की शादी किससे किया? मुसलमान के बेटे से। और क्या कानून बना रहे हैं? लव जिहाद। अरे योगी जी, आपको कोई पसंद नहीं करता तो आप हमको कानून के पाबंद कर रहे हैं। अगर हम खूबसूरत है, कोई हमें पसंद करता है, हमारे देश का संविधान इस बात की इजाजत देता। भाई, आपको जैसे कपड़े पसंद है आप वैसे कपड़े पहनिए। योगी जी भगवा कलर के या कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कुछ कभी कहते हैं? भाई, हमारे देश का संविधान जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, इजाजत देता आप पहनिए। यहां तो कोई कपड़े नहीं भी पहनता है, उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं, आदमी कुछ नहीं कह सकता, जबरदस्ती नहीं पहनवा सकते। जैन समाज के जो सरबराह रहनुमा होते हैं नंगे रहते हैं। कुंभ के मेले में आप जाइए, देख लीजिए, उत्तराखंड के अंदर जो साधु आते हैं बगैर कपड़े के होते हैं। यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। जिसको जो पसंद है वो खाता है। कोई सुअर खाता है, कोई बिल्ली खाता, कोई कुत्ता खाता। इसी देश में राम को पूजने वाले हैं और इसी देश में रावण को पूजने वाले भी। यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन संविधान इस बात की इजाजत देता। जब संविधान नहीं था तो दलित बैकवर्ड क्लास और अल्पसंख्यक को मुसलमान इंसान नहीं समझा जाता था। लेकिन जब संविधान आया तो देश के प्रधानमंत्री को जो राइट मिला, वही राइट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समाज को भी मिला, या राजा सुहेलदेव के समाज को भी मिला। यानी इस देश में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, इस देश में सब बराबर। लेकिन क्यों एक ही चीज आपके साथ हमारे साथ क्यों हो रही? भाई, लोग सुअर का गोश्त खा रहे, कोई पाबंदी है? किसी ने रोका? किसी ने मना किया? इस देश में दुनिया भर के मजहब है कि नहीं? इस देश में दुनिया तमाम मजहब के मानने वाले लोग हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते। हमारा संविधान उसको भी मानता है। लेकिन इस देश के अंदर किसी के मजहब में कोई दखलंदाजी नहीं है। और संविधान भी ये कहता है कि इस देश के अंदर तुम अपनी पसंद के मजहब को, धर्म को अख्तियार करो, तुम अपने पसंद के खाने खाओ, तुम अपने पसंद के कपड़े पहनो, तुम अपने पसंद की शादी करो, तुम अपने पसंद के धर्म परिवर्तन करो, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो इस देश में आजाद। लेकिन आज किसी के मजहब में नहीं। आपकी शरीयत में मुदाखलत क्यों की गई? कभी आपने सोचा? गोश्त के नाम पर आपकी लिंचिंग होती है, आपने कभी सोचा? जिस मदारिस ने इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, आज उस मदारिस पे निशाना बनाया जा रहा कि आतंकवाद की नर्सरी। और ये मदारिस न होते तो ये देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम होता। 50,000 से ज्यादा उलमा-ए-किराम की गर्दनों को कैद करके लटकाया गया था।
और जो लोग आज हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे, 42 साल तक नागपुर के अपने हेडक्वार्टर पर इन्होंने अपने तिरंगे को नहीं लगाया। क्यों? और आज हमसे देशभक्ति, मेरे भाई समझो इस बात को। आज इनके एक मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कह दिया कि नकाब पे पाबंदी लगाएंगे। पहले तो हमारी शरीयत में मुदाखलत की गई, एनआरसी की बात आई, कानून बना दिया गया, एनपीआर होगा, हमको कागज दिखाना, प्रूफ करना, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पहनना, वो नहीं करना। ये सारी चीजें आपके साथ क्यों है मुसलमानों? कभी आपने सोचा इस चीज? कभी नहीं सोचा। क्या कभी आपके लिए वो समाजवादी या बहुजन समाज के लोग खड़े हुए? नहीं हुए। अगर एनआरसी की बात आई हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, एक ही शख्स ने आवाज उठाई, उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ट्रिपल तलाक में मुदाखलत हुई, सब खामोश। किसने आवाज उठाई? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन मेरे दोस्तों, हमने कभी एक चीज को नहीं समझा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। यही सियासत तय करती है कि राशन की दुकान पर मिट्टी का तेल या चावल या दाल या गेहूं एक राशन पे कितना मिलेगा। यह सियासत ही ये तय करती है कि 1000 और 500 का नोट कब चलेगा, कब नहीं चलेगा। यह सियासत ही तय करती है कि लॉकडाउन बगैर पूछे बंद कर देंगे। यह सियासत तय करती है मेरे भाई। आपकी शरीयत में मुदाखलत हुई, यह सियासी कुव्वत की बुनियाद पर, वरना 35 साल तक भीख मांगने वाला, स्टेशन पर चाय 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 बेचने वाला नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री ना बनता। ये सियासी कुव्वत ने उसे इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। मंदिरों में घंटा बजाने वाला एक सन्यासी जो अपने बाप की मैयत में भी न जाए, अगर वो आके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता तो वो सियासी कुव्वत और वे संविधान ने उसको राय दिया। लेकिन हमने सियासत को कभी समझा नहीं। हमने वही सियासत समझी कि ताबिश भाई आ गए हैं, इनको वोट दे देंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। नहीं मेरे भाई, आप कभी मजबूत नहीं हो सकते। इस मुल्क के अंदर हमसे आपसे ज्यादा जुल्म दलितों पर हुआ। दलितों के कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। दलितों के गले में हांडी लटकाई जाती थी ताकि वो जमीन पर ना टूट सके। दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया। आजाद हिंदुस्तान में हुआ। दलितों की बहन बेटियों के साथ जब भी आला जात के लोग चाहते थे उनके घरों में घुस करके उनकी बहन बेटियों की इज्जतों को लूट लेते थे। क्या उनको इंसाफ मिला? कैसे मिला? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आजादी के बाद से 131 दलित सांसद है। कितना? 131। 543 की पार्लियामेंट हमारे देश की, जहां 543 मेंबर है, उसमें 131 दलित का बेटा होता है और आजादी के बाद से होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में 131 सीट सांसदी की रिजर्व है एसटी के लिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा कि दलितों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि ये जो कांग्रेसी दलित है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 बैठा है, ये तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर अपना मुंह खोलेगा, तो ये कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब इसको नींद आएगी, जवाई देगा तो अपना मुंह खोलेगा। क्या हुआ? बाबा साहेब ने एक नारा दिया और उन्होंने दलितों के दरमियान में जाकर के कहा, दलितों संगठित हो जाओ, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। यानी तालीम हासिल करो, मुत्तहिद हो जाओ
जिद्द और छोड़ा था, उस मिशन की शुरुआत वहीं से मान्यवर काशीराम जी ने किया। उन्होंने दलित बस्तियों में जाकर के उसी पैगाम को लोगों तक पहुंचाया और कहा, दलितों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें न लूटे, तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े न उतरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हक मिले, इंसाफ मिले, तो वो तुम्हें कभी समाजवादी, बहुजन समाज या कांग्रेस या बीजेपी का दलित एमपी एमएलए तुम्हें हक और इंसाफ नहीं दिलाएगा। जमहूरियत की जो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का नाम सियासत है। और जब तक तुम इस मुल्क के अंदर अपना सियासी परचम नहीं बनाओगे, अपना सियासी कायद नहीं बनाओगे, अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हें जमहूरी मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या हुआ? दलितों के बात समझ में आई। लोग कमेंट करते थे कि अरे दलित है, गोबर से दाना चुन करके खाने वाली कौम है, मुर्दार खाने वाली कौम है। जानवर घर पे मर जाते थे, लोग फोन करते थे, मेरा जानवर मर गया, उठाए ले जाते। वो ले जाते थे बेचारे, चमड़े को छीलते थे, चमड़े को बेचते थे, गोश्त भी खाते थे। आज से 15-20 साल पहले था कि नहीं था? लेकिन आज वही दलित का बेटा आईएएस और आईपीएस अधिकारी संगठित हुआ, अपने दरमियान से अपनी बेटी को 4 मरतबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? आज वो दूसरों के दरवाजे पे जाकर के इंसाफ की भीख नहीं मांग रहा है, बल्कि उसने इंसाफ पाने के लिए अपने आप को मजबूत किया और कोशिश ये किया कि दूसरों को भी इंसाफ मिले। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि दलित बस्तियों की तरफ गलत निगाह से आंख उठा करके देख। अगर आज आप यारो मददगार है, अगर आज आपको टिप्पणी है, आपके खाने पे पाबंदी, आपकी शरीयत में मुदाखलत है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि आपकी सफों में इत्तेहाद नहीं, आपके पास अपना सियासी परचम नहीं, आप जज्बात में आकर के हमेशा कभी इनको वोट डाल देते, कभी उनको वोट डाल देते। ये वोट क्या है? ये वोट जमहूरी मुल्क में एक वोट तुम्हारा हथियार है। इसी हथियार से आप जिसको चाहेंगे सियासी मौत मार सकते हैं। लेकिन आज तक हमने अपने इस हथियार का इस्तेमाल कभी अपने लिए नहीं किया। हमने समाजवादी को वोट डाला, 60% यादव उत्तर प्रदेश में यादव का बेटा मजबूत हुआ, और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मजबूत हुआ, क्योंकि वो पिछड़ा। हमने बीएसपी को वोट डाला, 11% दलित। अब लोग कहेंगे मैंने झूठ बोल दिया। भाई, दलित 22 से 24% है उत्तर प्रदेश में, लेकिन दलितों की जातियां उत्तर प्रदेश में कितनी है मालूम है आपको? 16 जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, और एक जाति जिस बिरादरी का ताल्लुक मान्यवर काशीराम बहन कुमारी मायावती जी से है, वो कितना है मालूम है? 11%। 11% मुत्तहिद हुआ और 4 बार हुकूमत बनाया। लेकिन आप कितने हैं उत्तर प्रदेश में मालूम है आपको? मालूम है आपको कितने उत्तर प्रदेश में? सारी बेईमानी के बाद आज आप उत्तर प्रदेश में 20% है, और 20% वाला कभी 7% वाले को 4 बार हुकूमत बनाने का मौका दिया, कभी 11% वाले को 4 बार हुकूमत बनाने का मौका दिया, और आज लोगों के दरवाजों पर इंसाफ के लिए भीख मांगने के लिए दौड़। आज उसकी इबादतगाह है, आज उसकी खानकाह है, आज उसके मदारिस, आज उसके जामिया महफूज नहीं, आज उसकी शरीयत महफूज नहीं।
आज उसकी जान महफूज नहीं। अब्दुल कादिर को मार दिया, अभी पिछले महीने 12 तारीख को अब्दुल कादिर अंसारी को टांग डाला, चोर कहकर मार दिया, लाठी डंडे ईंट से मार दिया। क्या कहा? टुल्लू पंप खोलने आया। 80 साल की उम्र थी, मस्जिद में अजान देते थे, इमाम साहब नहीं रहते थे तो नमाज भी पढ़ाते थे। चोर चोर कह के मार दिया। क्यों? आज आपका खून पानी से भी सस्ता। आज पानी महंगा है, खून सस्ता है आपका। आज कोई आवाज क्यों नहीं है? मैं भाग करके गया टांडा अम्बेडकर नगर अब्दुल कादिर के लिए, 50,000 रुपया पार्टी की तरफ से हमने मदद की। आज कोई आवाज क्यों नहीं उठती? अगर एक दलित का बेटा उत्तर प्रदेश में मारा जाता है तो दलितों के तमाम नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाग करके जाते। आजमगढ़ के अंदर एक दलित की हत्या हुई, प्रधान की, काट करके 3 टुकड़े में उसकी लाश को फेंक दिया गया। गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। समाजवादी के लोग भी भागते गए, बहुजन समाज के लोग भी भागते गए। बहन जी ने भी ट्वीट किया, भीम आर्मी के लोग भाग करके गए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाग करके गए। सारी टीवी डिबेटों में खबरें चली, सब हुआ, नेशनल मीडिया पे चला। उसी के 4 दिन बाद 2 मुसलमान लड़के जवान, एक 24 साल, उसी आजमगढ़ के अंदर उनके गले को काट करके फेंक दिया गया। न समाजवादी आवाज उठाई ना आई, न बहुजन समाज आवाज उठाई ना आई, न कांग्रेस के लल्लू आए, न बीजेपी के मल्लू आए। क्यों? न वो भीम आर्मी के शेखर आए। कौन गया? एमआईएम के लोग भाग करके गए। मेरे भाई, कब तक हम इनके ठंडे झंडे को छोड़ते रहेंगे? कब तक हम चपरासी बन करके हम इनकी गुलामी करते रहेंगे? उठो, जागो और जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत को समझो। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां भी होगी न दास्तां, तारीख के पन्नों से मिट जाओगे आप। आज से 20 साल पहले हमारे बच्चे हमारे घरों से जाते थे, मगरिब बाद भी वापस नहीं आते थे, कोई फिक्र नहीं रहती थी माँ बाप को। रात को 10 बजे नहीं आते थे, कोई फिक्र नहीं रहती थी माँ बाप को। आज हमारा बच्चा मगरिब बाद घर नहीं आता है, अगर फोन लगाओ 2 मरतबा नॉट रीचेबल बता दिया, तब तो सब परेशान, घर के लोग परेशान, थाने का चक्कर काटने लगते। गलत कह रहा हूं? अगर आज ये माहौल है, ये डर और खौफ का माहौल है तो क्यों है? और आपके लिए है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस कौम का कोई दल नहीं है, उस कौम का कोई बल नहीं है, जिसका कोई सियासी वजूद नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो जानवरों की तरह कहीं मार दिया जाएगा। उसके धार्मिक मामले में अभी हमारे आका की शान में बोल दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आए दिन लोग टिप्पणी करते, हमारे गोशे गोशे में आका की मोहब्बत। हम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अपने माल आल औलाद से ज्यादा अगर किसी को सबसे अजीज समझते हैं तो हमारे आका नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्या हुआ? आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर हमारे आका के बारे में अभद्र बातें कही गई। हम एहतजाज भी नहीं कर सकते। अम्बेडकर नगर में हमारी टीम के लोग एहतजाज करने की बात कर रहे हैं तो एमआईएम के लोगों को कह रहे हैं कि जिला बदल कर दिया जाएगा। ये इंसाफ है हमारे साथ? हमें मारा भी जाएगा, हमारी किताबों की बेहुरमती की जाएगी, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, हमारे नबी के अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जाएगी और हमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, हमें रोने भी नहीं दिया जाएगा।
ये कौन सा इंसाफ है इस देश के अंदर? अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर लोगों में इंसाफ कायम हो तो उसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ कायम करने वाला कमजोर नहीं मजबूत होता। आज आप अकेले थे, लेकिन अब अकेले नहीं है। भागीदारी संकल्प मोर्चा 9 पार्टियों का गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो सेमीफाइनल है, अभी तो फाइनल होना है 22 में इंशाअल्लाह लड़ेंगे। अगर जिन लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत दोबारा ना बने, तो मैं समाजवादी बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहूंगा, 2019 में सपा बसपा का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया। हम उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन बीजेपी कामयाब हुई। 2017 में कांग्रेस समाजवादी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाया, 300 से ज्यादा सीट विधानसभा में लेकर के आए। तो न ही सपा बसपा न ही कांग्रेस समाजवादी मिलकर के बीजेपी को रोक पाए। समाजवादी कहती हम अकेले बीजेपी को रोक लेंगे। अरे जब बबुआ और बुआ मिलकर के नहीं रोक पाए तो आप कहां से रोक पाओगे? कांग्रेस कहती है कि हम समाजवादी मिलकर के बड़ा नारा लगाया था, यूपी क्यों ये साथ पसंद है। कहां गए? खत्म हो गए। रोक लिए? नहीं रोक पाए। लेकिन हम ये कहेंगे कि भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा समाजवादी पार्टी आपके लिए भी खुला है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों तुम्हारे लिए भी खुला है। अगर वाकई में तुम लोग सीरियस हो इस चीज को लेकर के कि बीजेपी को रोकना है 2022 में, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के बगैर बीजेपी को कोई गठबंधन नहीं रोक पाएगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर अगर उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन बनता है तो वो गठबंधन नहीं, मुसलमानों वो ठगबंधन कहलाएगा, ठगबंधन कहलाएगा। मेरी आपसे अपील है कि आप अपनी ताकत को मजबूत कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए। अपनी पार्टी जो इस झंडे इस बैनर को लेकर के आया है, अगर आप चाहते हैं कि एमआईएम मजबूत हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत हो, तो उसके लिए आपको अपने वार्ड से अकील चौधरी को कामयाब करना होगा। आप चाहते हैं कि भागीदारी संकल्प मोर्चा 2022 में बीजेपी को रोक दे, तो इस सेमीफाइनल मैच को जीतना पड़ेगा फाइनल में प्रवेश करने के लिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? मेरे भाई, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? और जो लोग कहते हैं हमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाते हैं, सुन लो, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, जमीन के नीचे से खंडर जरूर निकलेगा, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। जमीने हिंद की तह को कुरेद कर देखो, मेरे बुजुर्गों का भी सर जरूर निकलेगा। अकील चौधरी साहब का चुनाव निशान क्या है मालूम है आपको? क्या है? यस, गिटार। अकील चौधरी का चुनाव निशान और एमआईएम पार्टी का जिला पंचायत इलेक्शन में वार्ड नंबर 5 से चुनाव निशान गिटार है। वार्ड नंबर 6 से जमालुद्दीन साहब का चुनाव निशान जानते क्या है? क्या है जानते हैं? सब पर भारी जमालुद्दीन की आरी। तो 6 नंबर के लोगों, वार्ड नंबर 6, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यह जो लोग
सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी इस तकरीर को सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों से ये अपील करता हूं कि आप 6 नंबर में आरी चुनाव निशान है एमआईएम पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा का, 5 नंबर में गिटार चुनाव निशान है भागीदारी संकल्प मोर्चा का, 8 नंबर में ट्रैक्टर चुनाव निशान है जहां से सुनील यादव जी हमारे कैंडिडेट हैं। मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं, मैं अपने तमाम राजभर भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि ओम प्रकाश राजभर मजबूत हो, आप अपने आप को अगर मजबूत करना चाहते हो तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के कैंडिडेट को जिताना पड़ेगा, तब आपका भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूत होगा। मैं तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि एमआईएम पार्टी मजबूत हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करने के लिए आप तमाम को मिल करके हमारे उम्मीदवारों को कामयाब करना पड़ेगा। करेंगे ना मेरे भाई? करेंगे? थोड़ा पीछे से आवाज नहीं आ रही, मैं हाथ उठा के तो बता दीजिए सर। करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।